गुड इवनिंग एवरीवन, a very good evening to all of you बच्चों and welcome to लक्ष्य बैच बेटा। We are back again in the comprehensive course on power electronics module number 3। तो बेटा आज से हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम कवर करेंगे चॉपर्स एंड इन्वर्टर्स। और जैसा देखो आपका अब तक का जर्नी रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो एक चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे बच्चों कि ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। हाईली डिटेल्ड कोर्स है जहां पे कि आपका बेसिक से बेसिक फंडामेंटल एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक लेके जाया जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ करेंगे बेटा चॉपर्स एंड इन्वर्टर्स के अंदर भी कि आपके फंडामेंटल्स पे इस लेवल पे काम करेंगे कि आपके फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो जाने वाले हैं और उसके बाद ना आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी व्हेनेवर इट कम्स टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे पीछे चल रहे थे उन्होंने मॉड्यूल 2 तक कवर कर लिया होगा एंड नाउ दे आर रेडी टू रॉक मॉड्यूल नंबर 3। तो चलिए लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई एम अ director at Unacademy for GATE department. I obtained AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students for GATE and DSE. अब बेटा मेरे बारे में ये सारी बातें मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैनल के बारे में कि ये चैनल ना वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल एंड ईसी एस्पायरेंट्स। यहाँ पे हमेशा एक कोशिश की जाती है कि हमारे बच्चे ना हर एग्जाम में सबसे आगे रहें और बेटा फोड़ के आए, कोई भी पेपर देने जाएं, चाहे फिर वो पीएसयू का एग्जाम हो, गेट का हो, ईएससी का हो, और इसी चीज में दिन रात हमारी टीम लगी रहती है। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है ना, हमारे साथ कंप्लीटली जुड़ने के लिए यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़ो। तो अनअकैडमी ऐप पे हमारे फ्री इनिशिएटिव्स अटेंड करो, बस ऐप डाउनलोड करना है एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव्स सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो यार मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको यहाँ मिल जाने वाली हैं bit.ly/अंकित ESE। यहाँ पे अगर आप जाओगे ना बच्चे अपकमिंग में तो आपको वो क्लासेस मिलेंगी जो आगे लगने वाली हैं, तो उन सभी क्लासेस को आप लोग अटेंड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो एंड यू कैन मेक श्योर कि आपकी तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल होने लगे। और आप चाहो तो बेटा प्लस पे आ सकते हो, यहाँ मिलती हैं लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट और बेटा आस्क का डाउट फीचर आ चुका है जहां आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो और इमीडिएट उसका आंसर दिया जाएगा। बट और ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक पे जाओ बेटा, यहाँ पर्सनल कोच मिलता है। ये ना आपका पूरा स्टडी प्लान बनवाता है कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा। आपके स्टडी बूस्टर सेशन लगते हैं टॉप एजुकेटर्स से जहां पे कि आप लाइव बाया वीडियो कॉल पूछ सकते हो जो भी आपके मन में क्वेरी है। टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस मिलता है जहां आपको बताया जाता है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम मिलती है जो इमीडिएट आपकी डाउट आंसरिंग पे काम करती है। बस आपको कोड लगाना है बेटा अंकित ESE एंड यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट एंड यू विल डायरेक्टली कनेक्ट विद मी, जिससे कि मैं आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जाऊंगा। प्लस पे बेटा अभी अभी EMT का कोर्स स्टार्ट किया विशाल सर ने, ये कोर्स आप अटेंड कर सकते हो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिकल शुरुआत होती है, बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ये अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ मशीन कर सकते हो बेटा मॉर्निंग में 7 AM to 9 AM अभी हमारा सिंक्रोनस चल रहा है, इंडक्शन स्टार्ट होने वाला है कुछ दिन बाद 10 AM to 12 noon। और फिर बेटा मैं आपको बता दूं 8 सितंबर से हमारा पावर सिस्टम आने वाला है प्लस पे, तो अगर मुझसे पावर सिस्टम पढ़ना है तो प्लस पे आ जाओ, ठीक है। और बेटा ध्यान रखें नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाली है 22 अगस्त को, 22 अगस्त को नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाली है और 29 को हो रही है मेगा कॉम्बैट जिसमें आप प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो इमीडिएटली एनरोल करें यूजिंग द कोड अंकित ESE और बेटा एकदम बढ़िया तरीके से फोड़ दें ताकि आपको मिल जाए 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। और बार्क की टेस्ट सीरीज चल रही है बेटा, अगला टेस्ट है 21 अगस्त को एंड देन ऑन 28 अगस्त वी विल हैव अ फुल मॉक टेस्ट। एनरोल कर लो अनअकैडमी ऐप पे, फ्री है ये और ये आपको एनरोल करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE। चलो आ जाते हैं भाई DC टू DC कन्वर्टर, ठीक है। हमारा मॉड्यूल 3 के अंदर पहला टॉपिक होने वाला है चॉपर और दूसरा टॉपिक रहेगा इन्वर्टर।
इसमें ऑलमोस्ट बेटा आपके 20 to 25 वीडियोस बनेंगे, ठीक है। 20 वीडियोस तो आप मान के चलो 20 लेक्चर्स लग जाएंगे इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से कवर करने में, यानी कि ऑलमोस्ट ये मान लो इन्वर्टर प्लस चॉपर ऑलमोस्ट 30 आवर्स के आसपास आपका जाने वाला है, ठीक है भाई। तो मचाते हैं आज, शुरू करते हैं एकदम फंडामेंटल से, ठीक है। अब बेटा क्या होता है जब हम चॉपर्स की बात करते हैं तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर या चॉपर क्या मतलब होता है? चॉपर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखो चॉपर का बेसिक मतलब होता है बेटा एक ऐसी डिवाइस जो कि इनपुट में लेती है एक फिक्स्ड डीसी, जो कि इनपुट में लेती है एक फिक्स्ड डीसी और आउटपुट में देती है ना बेटा एक वेरिएबल डीसी। आउटपुट में क्या देती है? एक वेरिएबल डीसी। यानी कि आप इनपुट पे ना एक कांस्टेंट वोल्टेज लगाओगे, ठीक है। इनपुट पे आप बेटा एक कांस्टेंट वोल्टेज लगाओगे, जैसे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, ऐसा कुछ आप लगाओगे। हाँ बेटा, अगर मॉड्यूल 2 नहीं किया तो 3 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अब, तो आप एक कांस्टेंट वोल्टेज इनपुट पे लगा दिए। अब आउटपुट पे जितना डीसी वोल्टेज आप चाहोगे आप ले सकते हो, दैट इज इन योर कंट्रोल। यानी मैं ये कहूं 100 वोल्ट लगा के मुझे ना 30 वोल्ट आउटपुट पे चाहिए तो आई कैन डू इट। 100 वोल्ट लगा के मुझे 20 वोल्ट आउटपुट पे चाहिए, यस आई कैन डू इट। तो बेटा आपको जितना वोल्टेज आउटपुट पे चाहिए आप अपने इनपुट से उतना ही आउटपुट इजीली ले सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, देखो अगर ध्यान से बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इसका यूज क्या है? इट कैन बी यूज्ड एज अ इनपुट टू इन्वर्टर्स। देखो जब हम आगे पढ़ेंगे ना इन्वर्टर्स तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि इन्वर्टर्स की ना फ्रीक्वेंसी वेरी करना आसान है। यानी कि इन्वर्टर जो एसी वोल्टेज देगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी ये आपके हाथ में है बेटा, लेकिन उसकी वोल्टेज कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होती। तो वोल्टेज आपको क्या करना है ना, वोल्टेज आपको कंट्रोल करनी है बाय मींस ऑफ अ चॉपर। यानी कि आप क्या बोलोगे, इन्वर्टर के अंदर जो इनपुट जा रहा है अगर मैं उसको ही वेरी कर दूं देन ऑब्वियसली आई कैन वेरी दी आउटपुट। अब इनपुट को कैसे वेरी कर दे? बाय मींस ऑफ अ चॉपर सर्किट। दूसरा क्या होता है बेटा, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। अब देखो डीसी मोटर के अंदर ना बच्चों एक टेक्निक होती है कॉल्ड एज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। क्या होती है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो उसमें हम क्या करते हैं, डीसी मोटर की टर्मिनल वोल्टेज को वेरी करा के उसकी स्पीड को वेरी कराते हैं, ठीक है। डीसी मोटर की आप वोल्टेज को वेरी करा के आप क्या करते हो, उसकी स्पीड को वेरी करते हो। अब उसकी वोल्टेज को कैसे वेरी करोगे कि डायरेक्टली उसमें सप्लाई ना दे के ना एक चॉपर के थ्रू सप्लाई दे दो। अगर आप एक चॉपर के थ्रू सप्लाई दोगे देन यू कैन बेसिकली कंट्रोल the amount of the voltage going into the motor। अगला होता है बेटा सोलर पावर कन्वर्टर। क्या होता है? सोलर पावर कन्वर्टर। अब देखो सोलर पावर से बेटा एक फिक्स्ड वोल्टेज जनरेट हो गई, सोलर पावर से आपकी एक फिक्स्ड वोल्टेज जनरेट हो गई, बट इफ यू वांट टू वेरी इट यू कैन वेरी इट यूजिंग अ चॉपर। और एक होता है बेटा स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज के कोर्स में है, बट ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा, ये गेट में नहीं है। इसके अंदर भी बेटा चॉपर यूज होता है। सर ये स्विच मोड पावर सप्लाई का मतलब क्या है? बेटा देखो हमारी लेबोरेटरीज के अंदर ना अक्सर हमें वोल्टेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब इसे बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो एक होता है लीनियर पावर सप्लाई। लीनियर पावर सप्लाई ना आप एक्चुअली एनालॉग के अंदर पढ़ते हो, जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग बीजेटी, वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग ओप एम्प, ये सारी जो चीजें पढ़ते हो ना दीज आर लीनियर पावर सप्लाई।
जहां आप कहते हो पहले एक सर ट्रांसफार्मर लगेगा, फिर एक रेक्टिफायर लगेगा, फिर एक फिल्टर लगेगा, फिर एक रेगुलेटर लगेगा। इस तरह से जो पावर सप्लाई बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पावर सप्लाई। और बेटा अगर हम लोग हमारी डिवाइस को, डिवाइस माने बीजेटी हो गया, डायोड हो गया, इनको एज अ स्विच यूज करें ना अगर पावर सप्लाई में, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्विच मोड पावर सप्लाई। यानी दे विल नॉट बी वर्किंग इन द एक्टिव रीजन, दे विल एक्चुअली बी वर्किंग इन सैचुरेशन एंड कट ऑफ इन ऑर्डर टू ऑपरेट एज अ स्विच। इससे क्या होता है, हमारी पावर सप्लाई की ना एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, उसके लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका वेट कम होता है, साइज कम होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। डिटेल में हम देखेंगे व्हेन वी विल स्टडी द स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, तब डिटेल में बात करेंगे। अभी ज्यादा डिटेल में जाने का इसके लिए कोई पॉइंट नहीं है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं बेटा जो हमें जनरली चॉपर्स के देखने मिलते हैं। अब सबसे पहले बेटा सबसे सिंपल चॉपर होता है ना हमारा स्टेप डाउन चॉपर। सर ये क्या होता है? स्टेप डाउन का मतलब है बेटा ट्रांसफार्मर की तरह। अच्छा पहले तो आप ये चीज समझो बेटा, चॉपर इज नथिंग बट डीसी एनालॉग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है, वही काम डीसी में करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है एक चॉपर। तो यहां पे वोल्टेज को आप स्टेप अप भी कर सकते हो, स्टेप डाउन भी कर सकते हो। तो जब मैं बात कर रहा हूं बच्चे स्टेप डाउन चॉपर की, तो व्हाट एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट a device that can reduce the voltage, that can reduce the voltage। अब यहां बेटा सर्किट बड़ा सिंपल सा है। यहां पे क्या है? एक सप्लाई है, सीरीज में एक स्विच लगा दिया और आगे क्या लगा दिया हमने? एक वोल्टेज या लोड, ठीक है, लोड हमने लगा दिया आर का। यहां पे होता क्या है ना बेटा, ये जो चॉपर है, चॉपर का मतलब कुछ भी नहीं है, यहां पे एक स्विच है। सर इसे चॉपर क्यों बोला ये अभी समझते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्विच कनेक्टेड बिटवीन सप्लाई एंड लोड, इज कॉल्ड एज चॉपर। अच्छा बेटा देखो, अक्सर ना यहां पे फुली कंट्रोल्ड स्विच को प्रेफर किया जाता है, यानी जिस स्विच का टर्न ऑन और टर्न ऑफ आपके हाथ में हो, ठीक है, जिस स्विच का टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ आपके हाथ में हो अक्सर उसको यूज किया जाता है। एससीआर के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी? एससीआर को आप ऑन तो कर सकते हो मगर ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सर्किट की जरूरत होगी, दैट विल बेसिकली बी योर कम्यूटेशन सर्किट। तो यहां पे बेटर सूटेड स्विचेस कौन से हैं बेटा? बीजेटी हैं, यहां पे जीटीओ है, आईजीबीटी है, मॉसफेट है। तो इस तरह के स्विचेस ज्यादा बेनिफिशियल हैं। लेकिन अगर आप एससीआर का यूज कर रहे हो देन यू हैव टू यूज अ कम्यूटेशन सर्किट। तो मैं ये वाला पॉइंट भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग साथ साथ लिखते चलो बेटा, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नाउ नोट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड, तो आपको साथ में लिखना है fully controlled switch is preferable जैसे एज एन एग्जाम्पल जीटीओ, बीजेटी, आईजीबीटी एंड मॉसफेट, ठीक है। फॉर एससीआर we need कम्यूटेशन सर्किट, ठीक है। जब हम कम्यूटेशन वाला टॉपिक कवर करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि एससीआर के साथ कम्यूटेशन सर्किट जोड़ा जाता है, ठीक है, टू टर्न ऑफ एससीआर। समझ गए भाई यहां तक? ओके सर, ये बात हमारे क्लियर हो गई। अब यहां पे हमें क्या करना होता है बेटा, ये जो स्विच आपने लगाया इसे कुछ देर के लिए ऑन किया जाता है और कुछ देर के लिए ऑफ किया जाता है। जब आप ऑन करते हो तो सप्लाई वोल्टेज लोड के अक्रॉस पहुंच जाती है, और जब आप ऑफ करते हो तो सप्लाई वोल्टेज लोड के अक्रॉस नहीं पहुंच पाती, तो आउटपुट हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है? आउटपुट जीरो। तो हम यहां पे क्या कहते हैं? स्विच इज
switch is kept on for time t on, ठीक है, for time t on, and then turned off for time t off, t off टाइम के लिए इसको बंद कर दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ना ड्यूटी साइकिल डिफाइन करते हैं, मैंने आपके लिए बेटा पहले भी की थी फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर। ड्यूटी साइकिल होती है टी ऑन बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम इज टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो दैट इज द ड्यूटी साइकिल। अब देखो बेटा, जब जब ये स्विच ऑन होगा आप क्लियरली समझ सकते हो कि सप्लाई विल अपीयर अक्रॉस द लोड। तो लोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ जानी है, बड़ी आसान सी बात है, Vs। सर Vs आ जाएगी कितने टाइम के लिए बेटा, टी ऑन टाइम के लिए, और जब आप बंद कर दोगे स्विच को तो 0 वोल्टेज आ जाएगी फॉर टी ऑफ टाइम। अब अगर आप एक चीज देखें बेटा, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐसा छोटा सा समझ सकते हो कि जो आपकी सप्लाई वोल्टेज थी, जो आपकी सप्लाई वोल्टेज थी, तो वो आपको कट करनी पड़ी, सप्लाई वोल्टेज आपको कट करनी पड़ी। मनु बेटा, एमटेक से ड्रॉप आउट होने में पॉलिसी तो यही है कि स्टाइपेंड रिटर्न करना पड़ता है, बट हाउ डू दे रिकवर, वो मुझे नहीं पता है कि वो रिकवरी कैसे लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आ गई। तो बेसिकली बेटा आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पे ना जो आपकी सप्लाई वोल्टेज होती Vs, उसे आपने चॉप कर दिया, बीच बीच में से ना काट दिया, बीच बीच में से अगर आपने काट दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका वेवफॉर्म चॉप हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज चॉपर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज चॉपर। आयुष बेटा, इस सीरीज में अगर तुम आधे के बाद भी अटेंडेंस तुम लोग ले आते तो अच्छा होता। अब बेटा जब तुमने आधे में साथ छोड़ दिया, मैं तो फिर भी पढ़ा रहा हूँ, अब लिखना है तो लिखो भाई आप लोग, ठीक है। कुछ ना कुछ तो देखो यार, रिपरकशन होते ही हैं। अब आप लोग ये चाहो कि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिले, फिर हमें नोट्स भी मिल जाएं, फिर सर कोई ना पीडीएफ में क्वेश्चन बैंक भी बना के दे दो, फिर सर एक काम करो ना सर, टेस्ट सीरीज भी लगवा दो। बेटा कितना, मतलब वन साइडेड एफर्ट कितना एक्सपेक्ट करते हो आप लोग, सोचने वाली बात है। लर्निंग शुड बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन साइडेड रहे। तो बेटा आप लोग डबल साइडेड बनाओ, इससे आप लोग अटेंडेंस दिखाओ। मैं कह रहा हूं एक सिंगल टीचर डीमोटिवेट नहीं होगा, भले एक्स्ट्रा क्लासेस तक ले लेगा, डीमोटिवेट कोई नहीं होगा। डीमोटिवेट करने वाले आप ही लोग होते हो इनकंसिस्टेंसी दिखा करके, ठीक है, और कोई रीजन नहीं होता है किसी भी टीचर का डीमोटिवेट होने का। हाँ भाई, तो अब ये जो बेटा वेवफॉर्म आई है ना, मुझे ये देखना है कि ये जो वेवफॉर्म है ये परफेक्ट डीसी तो नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल कंटेन हार्मोनिक्स। अब इसके अंदर अगर बेटा हार्मोनिक्स आ रहे हैं तो देन आई नीड टू एनालाइज कौन से हार्मोनिक्स आएंगे। तो देखो हमारे पास वेवफॉर्म बच्चों कुछ ऐसी आ रही है ना, dt टाइम के लिए Vs आ रही है, फिर t टाइम तक 0 आ रही है। अब हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले बच्चों आप एक बात पे ध्यान दें, आउटपुट ऑफ चॉपर इज नॉट परफेक्ट डीसी, इज नॉट परफेक्ट डीसी, but a chopped waveform, so it contains harmonics, ठीक है, so it contains harmonics। फिर हम आएंगे भी नहीं बेटा, दैट इज योर चॉइस, लेट्स क्रिकेट, टोटली बेटा योर चॉइस। मेरा जो काम है पढ़ाने का मैं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी कि भाई मैं मॉड्यूल 3 पूरा कराऊंगा,
तो मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। आप आओ मत आओ, दैट इज अप टू यू। चॉपिंग एंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड बोथ सर। बेटा चॉप हम वोल्टेज के वेवफॉर्म को कर रहे हैं ना, वोल्टेज का वेवफॉर्म कट किया है, टाइम पीरियड को थोड़ी ना चॉप कर रहे हैं। चलो आ जाओ। अब बेटा सबसे पहले मैं वी नॉट एवरेज निकालता हूं, मैं वी नॉट एवरेज निकालता हूं, दैट इज एरिया बाय ड्यूरेशन वी एस इंटू डी टी बाय टी, दैट इज डी वी एस, ठीक है, डी वी एस। अब इसके बाद क्या होगा, आप आर एम एस भी निकाल सकते हो बेटा चाहो तो, वी नॉट आर एम एस वी एस, यहां पे स्केलिंग ना स्क्वायर रूट में होगी, रूट डी टी बाई टी, रूट डी वी एस, रूट डी वी एस, दैट इज योर आर एम एस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म। अब यहां पे बेटा ये तो चलो एवरेज आरएमएस आ गए, अब हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स के लिए देखो मैं क्या करता हूं ना, ये जो आपकी वेवफॉर्म है, ये जो बेटा आपकी वेवफॉर्म है, इसको मैं स्लाइड शिफ्ट कर लेता हूं, ध्यान से देखिए आपको अच्छे से नजर आएगा बेटा। ये वेवफॉर्म को ना मैंने dt/2 से शिफ्ट कर लिया। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा बेटा करने के पीछे ना एक बड़ा सिंपल सा कारण है कि ना यहां पे अब ये वेवफॉर्म मेरी E1 बन गई, ठीक है, ये वेवफॉर्म क्या हो गई, E1 हो गई, ठीक है। अब ये वेवफॉर्म अगर E1 हो गई बेटा, तो यहां पे कोसाइन फंक्शन ही एग्जिस्ट करेगा, साइन टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। ये याद करो जब मैंने बेटा मॉड्यूल 1 पढ़ाया था, या फिर ये कह लो जब मैंने शुरुआत में आपको फोरियर सीरीज कराया था, तब भी मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई थी ना कि वेवफॉर्म को शिफ्ट कर लिया करो। अगर वेवफॉर्म आप शिफ्ट कर लोगे ना बच्चों, तो क्या होगा कि आप इजीली निकाल सकते हो फोरियर सीरीज, और फिर वापस से शिफ्ट करके एक्चुअल फंक्शन के बारे में लिख देना। अब अगर आप यहां पे निकालना चाहते हैं, अगर आप बेटा यहां पे निकालना चाहते हैं फोरियर सीरीज, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे बेटा an निकालिए। an क्या होगा, 2/t फंक्शन ऑफ t cos n ओमेगा नॉट t dt, ठीक है। अब बेटा यहां पे आप क्या लिखोगे, जो आपका फंक्शन है ना वो -dt/2 से dt/2 तक है, कितना है भाई, vs है, cos n ओमेगा नॉट t dt। अब आपका ओमेगा नॉट कितना है बेटा, ओमेगा नॉट है 2π/t, तो an कितना होगा 2 आप इंटीग्रेशन कर लो बेटा, cos का इंटीग्रेशन होगा साइन बाय n ओमेगा नॉट, समझ गए, साइन बाय n ओमेगा नॉट। अब यहां पे बच्चों आपको ना लिमिट्स डालनी है, तो आपको मैं एक चीज डायरेक्टली लिख रहा हूं आपके लिए, अगर साइन में x डालोगे तो साइन x आएगा, साइन में -x डालोगे तो -sin x आएगा, ठीक है। n ओमेगा नॉट तो मैं पहले ही बाहर ले चुका हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे ना ऐसे लिख देता हूं 2 sin n ओमेगा नॉट dt/2, समझ रहे हो, sin x माइनस sin x माइनस sin x हो जाएगा 2 sin x, ठीक है, ये हुआ। अब मैं यहां से an को क्या लिख सकता हूं, देखो ये 4vs बाय n ओमेगा नॉट t। अब यहां पे बेटा आप क्या करो ना, साइन n ओमेगा नॉट को आप लिख दो 2π/t इंटू dt/2। अब 2 से 2 कट गया, t से t कट गया,
और यहां पे भी 2π/t लिख दोगे ना बेटा अगर, तो ये आ जाएगा 2n π और ये आ जाएगा साइन n d इंटू पाई। तो मैं क्या कहता हूं कि an कितना आ गया ना 2vs/n पाई साइन n पाई d। ये आ गया भाई फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। अब सर ओरिजिनल फंक्शन की कैसे लिखेंगे, देखो ये तो आपका कोएफिशिएंट आया, लेकिन ये किसके लिए आया बेटा, ये आया मॉडिफाइड फंक्शन के लिए। किसके लिए आया, मॉडिफाइड फंक्शन के लिए, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कहता हूं कि अगर उस फंक्शन की फोरियर सीरीज लिखो तो उसका एवरेज तो है dvs प्लस समेशन n इक्वल टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी 2vs/n पाई साइन n पाई d कॉस n ओमेगा नॉट t। समझे, ये आ गया जी। अब यहां पे बेटा क्या होगा ना, अगर आप v0 की बात करें तो आपको फंक्शन को ना शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है सर, dt/2 बेटा, dt/2 शिफ्ट करोगे 2vs/n पाई। देखो उससे कोएफिशिएंट चेंज नहीं होता, जो टाइम वाली टर्म है ना बच्चे वो चेंज हो जाती है। अब टाइम वाली टर्म क्या बन जाएगी, कॉस n ओमेगा नॉट t माइनस dt/2। देखो मैंने वापस से राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है, मैंने वापस से राइट शिफ्ट कर दिया। राइट शिफ्ट कितने से कर दिया, dt/2 से, ठीक है, dt/2 से। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हो गई भाई। अब यहां पे कितना आ जाएगा फोरियर सीरीज, देखिए बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा, dvs प्लस समेशन n इक्वल टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी 2vs/n पाई साइन n पाई d कॉस n ओमेगा नॉट t माइनस n पाई d। अब ये कैसे हो गया, जैसे देखो यहां पे हुआ था ना, यहां पे साइन n ओमेगा नॉट इंटू dt/2, ऐसे ही n ओमेगा नॉट इंटू dt/2 कितना हो गया, n पाई d। अब बेटा यहां पे फायदा क्या है ना कि आप चाहो तो ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करके कोई हार्मोनिक एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये बोलूं ना बच्चों कि आपको nth हार्मोनिक एलिमिनेट करना है, to eliminate nth हार्मोनिक, ये फोरियर सीरीज की ट्रिक क्लियर है ना, ये जो शिफ्ट करके हम इवन या ऑड बना लेते हैं। टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक साइन n पाई d मस्ट बी 0, जिसका मतलब ड्यूटी साइकिल इज 1/n, क्योंकि साइन पाई 0 हो जाएगा। यानी कि बेटा बाय कंट्रोलिंग द ड्यूटी साइकिल यू कैन ऑलवेज eliminate the harmonics, we can always eliminate harmonics by controlling duty cycle we can eliminate harmonics। ठीक है भाई, चलो अब बेटा इसके अंदर ना एक फंडा और बढ़िया पूछा जाता है। वो क्या होता है, वो होता है कि सर इनपुट से कितना रेजिस्टेंस नजर आएगा। यानी लोड पे अगर रेजिस्टेंस R है, आप ये कह सकते हो ना लोड रेजिस्टेंस जो है आपके पास, लोड रेजिस्टेंस जो है आपके पास R, वो बेसिकली कितना है भाई, V0/I0। अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि इनपुट रेजिस्टेंस बताइए, इनपुट रेजिस्टेंस बताइए, तो आप कहेंगे सर R in is VS/IS। अब देखो बेटा VS तो DC है ना,
तो जो IS आप लोगे वो भी क्या लोगे, डीसी कंपोनेंट, यानी डीसी वोल्टेज को एसी करंट से थोड़ी डिवाइड कर दोगे। VS तो एक सप्लाई, एक बैटरी थी, ठीक है, VS तो एक सप्लाई, एक बैटरी थी। तो अगर आपको इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको करंट का भी क्या लेना पड़ेगा, डीसी कंपोनेंट। अब ये देखो बेटा, इस सर्किट के अंदर सप्लाई से वही करंट जाएगा जो कि लोड में जाने वाला है। भाई सप्लाई और लोड का करंट अलग अलग थोड़ी है, सप्लाई और लोड का करंट सेम है। तो मैं क्या कहता हूं, IS इज बेसिकली इक्वल टू I नॉट विच इज dVs बाय R। तो अगर हम R इनपुट निकालते हैं तो दैट इज R बाई डी, R बाई डी, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके पास आ गया इनपुट साइड से जो रेजिस्टेंस हम ऑब्जर्व करेंगे, यानी इनपुट से अगर देखा जाए ना तो रेजिस्टेंस कितना नजर आएगा, R बाई डी के बराबर। D इज द ड्यूटी साइकिल। तो ये तो देखो बेटा बेसिक एनालिसिस हो गया, एकदम स्टेप डाउन चॉपर का, एकदम फंडामेंटल एनालिसिस। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये गेट में तो यहां तक ही पूछा जा सकता है स्टेप डाउन चॉपर से। अब जो मैं आगे का एनालिसिस करा रहा हूं आपको बेटा, वो अदर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे अदर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बेटा यहां पे मैंने यूज किया डीसी मोटर लोड। डीसी मोटर लोड से क्या समझते हो आप लोग, ये मॉड्यूल 2 के अंदर भी देख के आए हो सर, RLE लोड। अब बेटा अगर RLE लोड है तो इंडक्टेंस का करंट कभी भी अचानक से जीरो नहीं जा सकता। तो अगर आपने स्विच को बंद कर दिया सडनली तो इंडक्टेंस का करंट जीरो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है ना बेटा, कि आपको एक फ्री व्हीलिंग डायोड देना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं, फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड is provided, freewheeling diode is provided in order to provide a discharging path, in order to provide a discharging path for to inductance when switch is turned off। जब कभी आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो उसे एक डिस्चार्जिंग पाथ आप दे रहे हो बाय मींस ऑफ दिस फ्रीव्हीलिंग डायोड। नहीं बेटा इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस पर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो वेन एवर इट इज टर्न्ड ऑफ तो आपका एक फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू इंडक्टर का करंट फ्लो करेगा। अब यहां पे देखो बेटा करना क्या होता है, यहां पे आप बात को समझिएगा। यहां पे मैं कहता हूं ड्यूरिंग 0 to dt आपका जो स्विच है ना वो ऑन रहेगा। स्विच ऑन रहने के कारण V0 जो आएगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। अगर V0 सप्लाई वोल्टेज के बराबर आया तो फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि देखो यहां से ना पॉजिटिव टर्मिनल इसके कैथोड से जुड़ा और नेगेटिव इसके एनोड से जुड़ा। अब अगर बेटा आप पॉजिटिव को कैथोड से, नेगेटिव को एनोड से जोड़ते हो तो ऑब्वियसली डायोड रिवर्स बायस हो गया। अब मैं यहां पे आपको यही सर्किट दिखाता हूं कि जब आपने बेटा स्विच को ऑन किया है तो आपका सर्किट कैसा बन रहा है। सर्किट एक्चुअली कैसा बनेगा, यहां पे आपने स्विच को ऑन कर दिया, ये हो गया VS, ये R, ये L, ये E। अब यहां पे बेटा हम क्या कह सकते हैं, V0 इज VS, इट इज इक्वल टू IR ये आप कह सकते हो ना।
कि एक तरीके से आरएल सर्किट पे जो सप्लाई लगी है, आरएल सर्किट पे जो सप्लाई लगी है दैट इज Vs माइनस ई। शिवानी बेटा फ्री व्हीलिंग डायोड पावर डायोड ही है, जस्ट वह क्या कर रहा है, वो फ्री व्हीलिंग एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसका नाम फ्री व्हीलिंग डायोड कर दिया। यानी उसका जो नाम है उसके जन्म से ज्यादा उसके कर्म पे डिपेंड करता है, वो काम क्या कर रहा है। पैदा तो वो भी वैसे ही हुआ है जैसे पावर डायोड होता है, ठीक है। अब बेटा यहां पे क्या होता है अगले इंटरवल में, अगले इंटरवल में dt के बाद ना, dt माने ऑन टाइम, आप स्विच को कर देंगे ऑफ। तो हमारा जो इंडक्टर है वो डिस्चार्ज करता है थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड। किसके थ्रू डिस्चार्ज होता है? थ्रू द फ्री व्हीलिंग डायोड। अब देखो यहां पे क्या होता है, जैसे ही फ्री व्हीलिंग डायोड आ गया तो करंट जो है ना सर्कुलेट करेगा ऐसे लूप में। तो यहां पे अब आप क्या लिखोगे, 0 इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस ई। तो अब बेटा आपको ऐसा नजर आएगा ना कि आपका आरएल सर्किट पे एक सप्लाई लगी है दैट इज माइनस ई, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, पहले सिनेरियो में आरएल सर्किट पे सप्लाई लगी थी Vs माइनस ई, दूसरे सिनेरियो में आरएल सर्किट पे सप्लाई लगी है माइनस ई। देखो यहां पे था Vs माइनस ई और यहां पे आ गया था माइनस ई, माइनस ई, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। गुड इवनिंग शुभम। अब यहां पे देखो बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा ना, हम लोग बात करेंगे करंट के वेवफॉर्म की। किसकी बात करेंगे? करंट के वेवफॉर्म की। तो देखो क्या होता है, ध्यान से समझना सारी बातें, बहुत अच्छे चीजें समझ आएंगी बेटा। देखो यहां पे मैं एक लाइन बना लेता हूं, ये dt की लाइन हो गई मेरे लिए, ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ dt, दिस इज द लाइन ऑफ ई टी, फिर देन t प्लस डी टी अगेन, ठीक है। ये dt है, ये t है। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, जब आपने स्विच को ऑन कर रखा है, जब आपने ना स्विच को ऑन किया हुआ है, तब आपका V0 आ रहा है Vs के बराबर, ठीक है। V0 इज कमिंग आउट टू बी Vs। अब जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हो, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होता है, तुरंत ये आ जाता है जीरो, तुरंत ये क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है। फिर से आप ऑन करोगे टी टाइम के बाद, पीरियोडिक ऑपरेशन है भाई, तो क्या आता है, Vs आता है, ठीक है। ये आता है Vs, दिस इज V0, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब आपका करंट, जब आपका आउटपुट वोल्टेज Vs आता है ना, तो आपका जो करंट है बेटा इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, यानी कि इंडक्टर चार्ज होना शुरू हो जाता है, इंडक्टर स्टार्ट्स चार्जिंग ऐसे। और फिर जब जीरो आता है इंडक्टर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, बट कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होता,
यहां पे 0 से चार्जिंग आ गई आपके पास, और फिर डिस्चार्ज। अब ये शुरू की कुछ साइकिल्स में ना बेटा ये ऐसे सेटल डाउन हो जाता है, पहले चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा। और आप तो जानते हो आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट में एक्सपोनेंशियल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं ट्रांजिएंट। जब करंट की लिमिट सेटल नहीं होती ना, मतलब करंट का मैक्सिमा और मिनिमा साइकिल बाय साइकिल बदलता रहता है, तब हम उसे कहते हैं ट्रांजिएंट। लेकिन बेटा एक समय के बाद क्या होता है ना, ये करंट सेटल डाउन हो जाता है, फिर ये दो ही लिमिट के बीच में ऑसिलेट करता है। यानी व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट, in such a scenario what happens is ऐसे मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा, फिर वापस मिनिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम, फिर वापस मिनिमम। तो यहां करंट ना दो लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट करता है, आई मैक्स और आई मिन, आई मैक्स और आई मिन। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट विल बी योर स्टेडी स्टेट। हर बार जब आप स्विचिंग करोगे, एक बार चार्ज होगा, फिर आपने स्विच बंद कर दिया, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर एक बार चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, वाई इट इज नॉट कंप्लीटली डिस्चार्जिंग। शिवानी क्या होता है बेटा, कंप्लीट डिस्चार्जिंग तो एक स्पेशल कंडीशन हो गई। अगर एक मैं जनरल केस की बात करूं तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जितना dt टाइम में चार्जिंग आई है उतना ही बचे हुए टाइम में एग्जैक्ट उतनी ही डिस्चार्जिंग आएगी। आप समझ रहे हो? ये कहना कि कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो रहा, हो सकता है पहले ही डिस्चार्ज हो जाए, हो सकता है पूरा डिस्चार्ज ना हो, लेकिन ये कहना ना कि ये जीरो पे आ जाएगा एग्जैक्टली एट t, वो तो एक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन हो गई। तो यहां पे बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, अंडर स्टेडी स्टेट करंट आपका सेटल हो जाता है। जब जब स्विच ऑन होता है तो चार्ज होता है मैक्सिमम तक, फिर स्विच ऑफ होता है, फिर डिस्चार्ज होता है मिनिमम तक, फिर ऑन होगा, फिर मैक्सिमम तक चार्ज होगा। क्योंकि देखो आपकी जो वोल्टेज है वो पीरियोडिक है। ध्यान से सुनना, एक तरह से सोचो, आपने पीरियोडिक वेवफॉर्म लगाई, अब शुरू में तो ट्रांजिएंट बनने के कारण ना आउटपुट पीरियोडिक नहीं नजर आया, लेकिन स्टेडी स्टेट में जाके ये आ गया पीरियोडिक। अच्छा ऐसे सोचो जैसे नेटवर्क में आप एसी ट्रांजिएंट पढ़ते हो बेटा, वहां पे जब आप साइनोसॉइडल वेवफॉर्म लगाते हो तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है बच्चे, शुरुआत में जो करंट होता है ना वो एसिमेट्रिक होता है, ऊपर और नीचे बराबर नहीं होता, लेकिन फाइनली जाके जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। सिमिलरली जब यहां पे आपने पीरियोडिक वेवफॉर्म लगाई तो अंडर स्टेडी स्टेट द करंट विल आल्सो बी पीरियोडिक इन नेचर। शुरू में तो ट्रांजिएंट है, नहीं हो पाया भाई पीरियोडिक, लेकिन फाइनली तो पीरियोडिक नेचर दिखाएगा ना। अब देखो यहां पे आप क्या कह सकते हो मेरे बच्चों, आप ये कह सकते हो कि सर 0 से dt में वोल्टेज अक्रॉस आरएल सर्किट कितना है, वोल्टेज अक्रॉस आरएल है Vs माइनस ई, कितना है सर, Vs माइनस ई। ठीक है, ये है जी। अब इसके कारण क्या होगा, सॉरी नॉट RL, RL, इसके कारण अगर मैं बात करूं I इंफिनिटी की, तो आप कहते हो सर इंफिनिटी में ना इंडक्टर को भगाओ, रेजिस्टेंस को लगाओ, तो ये होगा 0 से dt में इनिशियल करंट आप लोगे I min। देखो जरा यहां से आ रहा है ना शुरू, ये देखो जरा ये वाला ग्राफ देखो, I min से शुरू हो रहा है, तो इनिशियल करंट हो गया मेरा I min। अब मैं क्या करता हूं ना, यहां ट्रांजिएंट वाली इक्वेशन फिट करता हूं, क्या होती है जरा एक बार मैं लिख देता हूं, I इंफिनिटी प्लस I0 माइनस I इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। I इंफिनिटी कितना है, Vs माइनस ई बाय आर प्लस I min माइनस Vs माइनस ई बाय आर
ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये हुआ भाई। तो यहां पे क्या हो गया, वी एस माइनस ई बाय आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, आई मीन ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये आ गया भाई। अब मैं क्या कहता हूं बेटा, अब मैं कहता हूं कि अगर dt टाइम पे देखूं, अगर मैं dt टाइम पे देखूं तो मेरा करंट कितना हो जाएगा, इट विल बिकम I max, इट विल बिकम I max। ठीक है। नहीं रजनीश बेटा ये अनस्टेबल नहीं होगा। अगर एक प्योर इंडक्टर होता, वहीं तो देखते हो अनस्टेबल ऑपरेशन, कभी RL या RLE में कहां देखा, रेक्टिफायर में भी। तो यहां पे मैं क्या कहता हूं कि भाई अगर dt पे देखा जाए, IT is I max, Vs minus E by R e to the power minus dt, सॉरी 1 माइनस e to the power, t की जगह dt रख रहे हैं, ठीक है, dt बाय टाउ प्लस आई मिन e टू द पावर माइनस dt बाय टाउ। ये हो गई बेटा मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं आपसे क्या कहता हूं बच्चों कि सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। dt से t, और अगर आप ओरिजिन शिफ्ट कर लो तो आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, ये भी तो कह ही सकते हो। अब देखो आप क्या बोलोगे, इनिशियली इस पीरियड का करंट है I max। देखो यहां पे I max है ना, जहां पे पीरियड चालू हो रहा है, दैट इज I max। अब मैं कहता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस RL, वोल्टेज अक्रॉस RL, अभी जो आपने इक्वेशन लिखी थी उस अनुसार वोल्टेज थी माइनस E। तो अब मैं क्या कहता हूं, I इंफिनिटी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, यही तो होता है। तो फिर से IT लिख लो बेटा, IT होगा I इंफिनिटी प्लस 0 माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। अब बेटा यहां पे ये जो इंटरवल है आपका, ये इंटरवल कितना है, t माइनस डी टी। इतने टाइम पे जाके करंट कितना हो जाएगा, I min, इतने टाइम पे जाके आपका करंट कितना हो जाएगा, I min। तो मैं कहता हूं एट t इक्वल टू t माइनस डी टी, I ऑफ t इज I min। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कह देते हैं, I min is माइनस E बाय R 1 माइनस E टू द पावर, ये आया, प्लस I max e टू द पावर माइनस डी टी बाय टाउ। ये हुआ, सॉरी नॉट डी टी, 1 माइनस डी टी। अब देखो यहां से ना आपके पास बेटा I min और I max में दो इक्वेशन आ गई। बेसिकली आपको सॉल्व करना है I min और I max। आशुतोष बेटा RL सर्किट का स्टेडी स्टेट करंट क्या होता है, सप्लाई बाय रेजिस्टेंस ही तो होता है इंडक्टर को शॉर्ट करके। ठीक है, यहां पे इक्वेशन लिखे थे ना अभी आप, ये RL सर्किट है, स्टेडी स्टेट में ये टर्म जीरो हो जाएगी तो करंट कितना आएगा, Vs माइनस E बाय R। अब आप YouTube स्टूडेंट से बहुत नाराज लग रहे हो। नाराज नहीं हूं बेटा, लेकिन हाँ ये समझ लिया कि वन साइडेड एफर्ट से कुछ भी नहीं होता है। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो अब ये बेटा जितना एफर्ट आप डालोगे सामने से उतना ही एफर्ट मैं भी डालूंगा। मैं काहे के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं भाई।
तो अब ये तो है कि फैक्ट है कि नाउ आई एम वर्किंग हार्डर विद प्लस स्टूडेंट्स। पहले मुझे ये लगता था कि यूट्यूब वाले बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके लिए मेहनत करना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है यार जो बच्चा पेड कोर्स में आ रहा है ना, वो बेचारा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है और बड़ी उम्मीदों से आ रहा है, तो उसकी तो मदद ज़रूरी है ज़्यादा, है ना। तो इसलिए यूट्यूब पे आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, इनिशिएटिव्स कोई कम नहीं करेंगे बेटा, सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, बट हाँ आप लोगों का रिस्पॉन्स इस साल देखते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि फीलिंग वही है जो पहले होती थी। ठीक है लक्ष्मण बेटा, ये कौन सा फॉर्मूला पढ़ के आए हो ड्यूटी साइकिल का? हाँ बेटा, ईएससी के लिए भी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सफिशिएंट रहेगा। अब देखो मुझे ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो मैं क्या करता हूं ना, आई मैक्स की वैल्यू या फिर आई मिन की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो। ठीक है, आई मिन की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो बेटा, आई मिन की ये वैल्यू, सब्स्टिट्यूट आई मिन इन फर्स्ट एक्सप्रेशन। और देखो बेटा विशाल सर कंटिन्यू करेंगे, यानी ये सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में है ना। अब एक सिंपल सी बात है यार, अगर देखो कोई टीचर है, अगर उसको मैंने बोला यूट्यूब पे 40 आवर्स करने के लिए, 50 आवर्स करने के लिए, अब मैं उससे ये बोलूँ नहीं सर आप ना 100 आवर्स कर दो, बच्चे मांग रहे हैं, तो वो तो गलत है ना, तुम लोग आओगे भी नहीं, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या रह गया, मतलब वो मेहनत करने का। ठीक है, जिस चीज़ में बंदा अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ करे, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करे, तुम लोगों के लिए मेहनत करे और उसमें तुम आओगे भी नहीं, क्या पॉइंट है बताओ। अब देखो भाई आई मैक्स के अंदर आई मिन की वैल्यू डालो, तो मैं लिखता हूं आई मैक्स इज, तुम्हें पता है हम लोगों को पर्सनल लाइफ कितनी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज कि पढ़ाना है, हर चीज़ को गिव अप करना पड़ता है। अब उसके बदले में यार स्टूडेंट उसे रिकॉग्नाइज भी ना करे, स्टूडेंट ज़्यादा बिजी है आज के टाइम में, बच्चा क्या बोलता है सर एग्ज़ाम है, कॉलेज में प्लेसमेंट है, सर ये वाले टाइम में हम कुछ और कर रहे होते हैं, बाद में देखते हैं। अरे भाई तो तुम ही थोड़ी ना बिजी हो, गजब बात है, तुम लोगों के पास दसन एक्सक्यूज होते हैं कि हम क्यों कुछ नहीं कर सकते। अब यहां पे क्या होगा भाई, देखो आई मिन के साथ ना बेटा e की पावर माइनस डी टी बाई टाउ भी था, यहां पे आप क्या लगाओगे e टू द पावर माइनस डी टी बाई टाउ। अब क्या होगा यहां पे, देखो आई मैक्स वाली टर्म ना आप एक तरफ कलेक्ट कर लो, यहां पे देखो -1 माइनस डी टी और यहां पे माइनस डी टी, तो -1 माइनस डी टी और माइनस डी टी से बचेगा माइनस टी, क्या बचेगा माइनस टी, और इसे लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस टी बाय टाउ। अब क्या करें भाई, अब वी एस बाय आर वाली टर्म को एक तरफ ले लो, वी एस बाय आर, ओके जी ये टर्म आ गई एक तरफ। अब ई बाय आर को देखो, माइनस ई बाय आर और यहां पे भी माइनस ई बाय आर, एक सेकेंड यार, अच्छा माइनस ई बाय आर ई टू द पावर माइनस डी टी बाय टाउ। एक काम करो ना, माइनस ई बाय आर कॉमन लो जरा, देखें क्या बन रहा है, माइनस ई बाय आर से 1 माइनस ई टू द पावर माइनस डी टी बाय टाउ, फिर यहां से माइनस ई बाय आर कॉमन है, ई टू द पावर माइनस डी टी बाय टाउ, और माइनस और ये वाला, ठीक है। अब ये कट गया, देखो ये दो टर्म देखो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से आ गई ये दो टर्म, और यहां पे ये वाली टर्म जब इस ब्रैकेट के अंदर गई तो लास्ट टू टर्म्स आ गई, ठीक है लास्ट टू टर्म्स आ गई। अब यहां पे बेटा आप क्या लिख सकते हो, यहां पे देखो आप क्या लिख सकते हो ना, आई मैक्स का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ये होगा वी एस बाय आर 1 माइनस ए टू द पावर माइनस डी टी बाय टाउ, 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ माइनस ई बाय आर, ई बाय आर।
समझे भाई? तो ये तो हो गया आपका आई मैक्स, ये तो हो गया आपका आई मैक्स, ठीक है। अब ये आई मैक्स अगर आ गया बेटा तो आई मिन के लिए आई मैक्स की वैल्यू पुट कर दो, आई मिन के लिए आई मैक्स की वैल्यू पुट कर दो। आई मिन के लिए क्या करना है, माइनस ई बाय आर 1 माइनस टी बाय टाउ, ठीक है, प्लस आई मैक्स। वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, कहाँ गया भाई? अच्छा, ये आई मैक्स की वैल्यू मैंने डाल दी है, और साथ में क्या है देखो, माइनस इंटू ई 1 माइनस डी टी बाय टाउ। आई मैक्स में एक और टर्म थी माइनस ई बाय आर वाली, तो जी ये आ गई, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, देखो ये जो टर्म है ना बेटा, ये कट रही है, ये वाली और ये वाली, ये कट गई। तो अब आई मिन कितना आ गया, वी एस बाय आर। आप ना जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या चलो पहले ऐसे ही लिख लो, वन माइनस ई टू द पावर माइनस 1 माइनस डी टी बाय टाउ, ठीक है, माइनस ई बाय आर, ठीक है। अब इसको अंदर अगर लिया जाए बच्चों, सॉरी नॉट 1 माइनस, सिर्फ इतना, अब इसको अगर अंदर ले लिया जाए, अब e की पावर माइनस टी बाय टाउ ना सब जगह से कॉमन ले लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से e की पावर माइनस टी बाय टाउ कॉमन ले लो, तो वो कट जाएगा, तो ये बनेगा e टू द पावर डी टी बाय टाउ माइनस 1, e टू द पावर टी बाय टाउ माइनस 1 माइनस ई बाय आर, ये बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना आई मिन का, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको आई मैक्स और आई मिन बता दिया भाई, ठीक है। ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हैं फॉर आई मैक्स एंड आई मिन। हाँ चलो भाई, बहुत ही बढ़िया बात है आयुष। अब आते हैं रिपल इन आउटपुट करंट पे। रिपल का मतलब ये होता है बेटा फ्लक्चुएशन। रिपल का क्या मतलब होता है? फ्लक्चुएशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है ये इतना? बेटा देखो, डीसी टू डीसी कन्वर्टर में आप ये चाहते हो कि आउटपुट डीसी बने, और परफेक्ट डीसी होता है कांस्टेंट। तो दैट मीन्स यू बेसिकली वांट टू मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन। अब अगर आपको फ्लक्चुएशन मिनिमाइज करना है तो पहले फ्लक्चुएशन की बात तो कर लें। तो डेल्टा आई मैं बोलूंगा आई मैक्स माइनस आई मिन। अब देखो बेटा, आई मैक्स और आई मिन दोनों में ई बाय आर तो है, वो तो कट जाएगा। आई मैक्स और आई मिन में जो ई बाय आर है वो तो दोनों में कट जाएगा, बचेगी कौन सी टर्म? वी एस बाय आर। अच्छा, अगर एक काम करें, मैं आई मिन का ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, ये वाला फॉर्मूला, तो इसमें देखो ये वाला ब्रैकेट तो कॉमन है ना, ये वाला ब्रैकेट पूरा कॉमन है, बस क्या डिफरेंट है? ई की पावर माइनस 1 माइनस डी टी बाय टाउ। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा, और ये वाला, इन दोनों से मैं रिपल निकाल रहा हूं, ठीक है, इन दोनों से मैं रिपल निकाल रहा हूं। मैं इसे बोल देता हूं थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ
E बाय आर तो मेरा कटना है, ये पक्का है, यानी ईएमएफ जो है ना रिपल पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता। डेल्टा आई होगा बेटा वी एस बाय आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस डी टी बाय टाउ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 माइनस डी टी बाय टाउ। ये हुआ, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, वी एस बाय आर यहां पे माइनस आया, सॉरी पहले 1 से कर लो यार, क्या होगा 1 माइनस ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो हमारे पास रिपल का एक फॉर्मूला आ गया। अब मैं वर्स्ट केस एनालिसिस की अगर बात करूं तो आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से वर्स्ट केस एनालिसिस की, तो मैं बोलूंगा फॉर वर्स्ट केस एनालिसिस क्या होगा, डेल्टा आई मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है। डेल्टा आई मस्ट बी मैक्सिमम। इसके लिए आपको क्या करना है ना, डी डेल्टा आई बाय डी डी मस्ट बी 0। डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा आई विद रेस्पेक्ट टू ड्यूटी साइकिल इज 0। बिल्कुल सही बात है लक्ष्मण, रिपल फैक्टर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 होता है, लेकिन इस रिपल को कहते हैं पीक टू पीक रिपल। ये क्वांटिटी होती है दैट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। तो रिपल का मतलब सिर्फ रिपल फैक्टर नहीं होता। अब यहां पे देखो फॉर मैक्सिमम रिपल जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा बेटा, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, वी एस बाय आर वर्स्ट केस एनालिसिस देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में तो देखो कोई ड्यूटी साइकिल है नहीं तो उसे तो रख दो साइड। अब पहली टर्म का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, डी टी बाय टाउ क्या है, डी टी कैपिटल टी है, ओके। ड्यूटी साइकिल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, माइनस माइनस हो गया प्लस और फिर इसका आ गया टी बाय टाउ, ठीक है। फिर यहां पे e की पावर माइनस टी बाय टाउ प्लस ई की पावर इंटू ई की पावर प्लस डी टी बाय टाउ माइनस, ये माइनस ही रहेगा टी बाय टाउ। मैं सिर्फ डेरिवेटिव ले रहा हूं बेटा ड्यूटी साइकिल के रेस्पेक्ट में, घबराना नहीं, और लास्ट टर्म का फिर से 0। अब इस डेरिवेटिव को जब आप 0 करेंगे तो लॉजिक ये बनेगा कि दो ही टर्म हैं, दोनों बराबर होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 to 1 है, इसका मतलब जब दो एक्सपोनेंशियल बराबर होते हैं तो एक्सपोनेंशियल जिस वैल्यू का लिया जाता है ना वो वैल्यू भी बराबर होती है, यानी d इज इक्वल टू 1 माइनस डी, ड्यूटी साइकिल 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई कि कितनी ड्यूटी साइकिल पे आपके पास मैक्सिमम रिपल होता है। यानी बेटा जब आप आधी साइकिल में चार्जिंग और आधी में डिस्चार्जिंग करते हो तो आपको मैक्सिमम फ्लक्चुएशन मिलता है। अब सर कितना आएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, बिल्कुल ये भी देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है। अगर मैं बात करूं डेल्टा आई मैक्स की, यानी मैक्सिमम रिपल, अब देखो भाई ड्यूटी साइकिल 0.5 डालोगे तो e की पावर -0.5 टी बाय टाउ, ये भी -0.5 टी बाय टाउ,
और ये हो गया प्लस e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो मैं क्या लिखता हूं, Vs बाय आर, दो टर्म बन रही है ना e की पावर माइनस 0.5 टी बाय टाउ की, तो टी बाय 2 टाउ जो कर लो, और अब पता है बच्चों ये कैसा बन रहा है न्यूमरेटर, ये ऐसे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे a क्या है, ये, और b जो है ना वो 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, तो a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे पता है क्या बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ना, नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब बी प्लस ए और बी माइनस ए। अब बेटा एक टर्म तो कट ही गई ना यहां से, देखो ये टर्म इससे कट गई, डेल्टा आई मैक्स ये आया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई भाई। लक्ष्मण बेटा अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो ठीक है, इसके आगे जो बात करोगे यानी कि तुम स्पैमिंग कर रहे हो, सिंपल सी बात है। अब बेटा यहां पे क्या होगा, देखो आपका ये रिलेशन आया, Vs बाय आर ये चीज ना मैंने कॉमन ले ली, इनका जो पावर था ना उसका हाफ हाफ वाला, सोच के देखना, मैंने जो है ना टर्म्स थोड़ी सिमेट्रिक बना ली इस टाइप से। अब ऑब्वियसली बेटा ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी। अब हम ना एक चीज जानते हैं कि जो साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन होता है वो कितना होता है, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, सॉरी सब्ट्रैक्शन में, बाय 2, और कॉस हाइपरबॉलिक होता है e टू द पावर x। तो बेटा इसका जो न्यूमरेटर है ना, आप सोच सकते हो 2 साइन हाइपरबॉलिक है, कितना है सर न्यूमरेटर, 2 साइन हाइपरबॉलिक, t बाय 4 टाउ, और डिनोमिनेटर कितना है सर, 2 कॉस हाइपरबॉलिक t बाय 4 टाउ। अब साइन हाइपरबॉलिक बाय कॉस हाइपरबॉलिक कितना है, साइन हाइपरबॉलिक बाय कॉस हाइपरबॉलिक इज बेसिकली tan हाइपरबॉलिक, ठीक है, इट इज बेसिकली Vs बाय आर tan h t बाय 4 टाउ। अब बेटा ये जो tan हाइपरबॉलिक फंक्शन है, ये जो tan, बेटा इसमें कुछ भी याद नहीं करना, आई मैक्स और आई मिन याद कर लो बस, ठीक है। अब ये जो tan हाइपरबॉलिक फंक्शन है इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है,
ये 1। तो बेटा जब x आपका काफी स्मॉल होता है तो tan hx इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। अगर x लार्ज होता है तो tan hx इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, अगर x स्मॉल होगा तो tan hx लीनियर स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा और लार्ज होगा तो सैचुरेट हो जाएगा 1 पे। तो अब मैं कहता हूं कि अगर मान लो x स्मॉल है, x स्मॉल का मतलब है t/4 टाउ इज स्मॉल इज मच लेस देन 1। इसका मतलब टाउ इज मच ग्रेटर देन t। ठीक है, तो अगर बेटा आपका टाउ मच ग्रेटर देन t है, अगर आपका टाउ मच ग्रेटर देन t है, तब क्या होगा? तब tan हाइपरबोलिक t/4 टाउ। देखो यही आपको आगे बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर सब में पढ़ना है। ये जो टाउ मच ग्रेटर देन t है, तो ये हो गया VS/R t/4। टाउ की जगह क्या लिख दोगे? L/R। तो बेटा VS/4FL। यही फॉर्मूला ना मैं आपको बक कन्वर्टर में डिराइव करके दिखाऊंगा मच ईजियर तरीके से, मच ईजियर तरीके से सिखाऊंगा। लेकिन ये आपका मैक्सिमम रिपल होता है, और ये कब होता है? व्हेन टाउ इज मच ग्रेटर देन t। ठीक है, तो इस सेक्शन में अगर बेटा मैं आपको बोलूं ना, आपको याद क्या करना है? आपको याद ये दो इक्वेशंस करनी है। Imax की इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आपको काम आ सकती हैं एग्जाम के अंदर। इवन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि गेट के स्कोप से बाहर है, वो अलग बात है। देखो गेट में इसमें काफी सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत ज्यादा ईयर्स हो गए, बट देर इज नो हार्म इन रिमेंबरिंग दिस। याद करना भी इजी है। एक में एक्सपोनेंशियल की नेगेटिव पावर है, एक में पॉजिटिव है, बस यही तो फर्क है दोनों में। एक में e की पावर -x है तो एक में +x है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कब चलती हैं? व्हेन टाउ इज लेस देन इक्वल टू t। और अगर टाउ मच ग्रेटर होता है तो ये एक्सप्रेशन आता है VS/4FL। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा ये VS/4FL बक कन्वर्टर में कैसे आएगा, ये टाउ मच ग्रेटर देन t का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको कल के लेक्चर में समझ आने वाली हैं। अब आता हूं भाई मैं बाउंड्री कंडीशन पे। बेटा AMA सेशन वेंसडे को होगा स्पेशल क्लास में। स्टेप डाउन चॉपर और बक कन्वर्टर सेम नहीं है बेटा, स्टेप डाउन चॉपर का मॉडिफाइड वर्जन है बक कन्वर्टर। ठीक है, अब आते हैं बाउंड्री कंडीशन में। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि बाउंड्री बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। अब बेटा अब आप ना एक बात बहुत अच्छे से जानते हो। क्या बात सर? आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन का मीनिंग क्या है। कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन का मीनिंग ये होता है कि करंट कभी जीरो जाएगा ही नहीं, और डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है करंट कुछ देर के लिए जीरो हो जाएगा। अब देखो बेटा, आपने ना मैथमेटिकली जो आईमिन निकाला, आईमिन वाज नॉट एक्चुअली मिनिमम करंट। आपने आईमिन को कैसे डिराइव किया? आपने बोला जो टी टाइम पे करंट है वो है आईमिन। यानी अगर मैं लॉजिकली बात करूं, आपको मिनिमा मैक्सिमा से फर्क नहीं पड़ रहा था, आपने बस क्या बोला, टी टाइम वाले करंट को मैं बोल रहा हूं आईमिन। ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, आपका कहना यह था टी टाइम वाला करंट होता है आईमिन। अब मैं क्या बोलता हूं बेटा, अगर ये करंट नेगेटिव जा रहा होता तो डायोड नेगेटिव करंट अलाउ नहीं कर सकता था, जिसका मतलब डायोड पहले ही बंद हो जाता। अगर ये करंट आईमिन जो है नीचे होता तो क्या होता, डायोड पहले ही बंद हो जाता जब ये जीरो को क्रॉस करता। बात समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि डायोड बेटा नेगेटिव करंट नहीं ना कंडक्ट करेगा। देखो मैं आपको ग्राफ बना के भी दिखाता हूं।
कि मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूं। देखो मेरा कहना बस इतना सा है बेटा कि जो आपका करंट है ना dt से t वाले इंटरवल में, मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूं यहां पे। देखो एक करंट ऐसे है, ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर ये पहले तेजी से डिस्चार्ज हो जाता है ऐसे, तो ये जो नेगेटिव वाला रीजन है ना, इसको फ्री व्हीलिंग डायोड अलाउ नहीं करता। यहां पे क्या होता, फ्री व्हीलिंग डायोड डज नॉट अलाउ नेगेटिव करंट। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या होगा ना, बाउंड्री तब होगी ये वाले में। ये जो मैंने ग्राफ आपको दिखाया ना, दिस इज एक्चुअली बाउंड्री, जहां पे ना तो कॉन्टिन्यूअस है और ना ही डिसकॉन्टिन्यूअस है। और ये वाले में क्या हो जाएगा, दिस विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? जो टी टाइम पे आपने करंट निकाला, अगर वो नेगेटिव आ गया तो यानी डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा, और टी टाइम वाला करंट अगर जीरो आया तो दैट विल बी दी बाउंड्री। अब टी टाइम वाले करंट को हम जानते हैं आई मिन के नाम से, तो ये हमेशा ध्यान रहे बेटा आगे तक कि बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, दैट इज आई मिन इक्वल टू जीरो। ये जो आई मिन जीरो है ना, दिस इज योर बाउंड्री, दिस इज योर बाउंड्री। तो वी एस बाय आर e to the power dt by tau minus 1 e to the power t by tau minus 1 is equal to e by r। देखो इस फॉर्मूले को मैंने जीरो कर दिया है, बस इस फॉर्मूले को मैंने जीरो कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, e की पावर, मुझे ना ड्यूटी साइकिल पता करनी है कितने पे आएगा, मुझे क्या पता करना है, बस ड्यूटी साइकिल। ठीक है, अब यहां से मैंने ले लिया ऐसे। अब बेटा अगर मैं लॉग ले लूं तो मिल जाएगी ना ड्यूटी साइकिल मुझे। तो मैं कहता हूं ड्यूटी साइकिल कितनी हो गई, उधर जाएगा टाउ बाय टी और पूरी इक्वेशन का लॉग। ये मत सोचना ये याद करना है आपको, जो याद करना है ना वो ऊपर वाला बॉक्स याद करना है। कौन सा बॉक्स सर? ऊपर तो कोई बॉक्स नहीं दिख रहा है, बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। ये कि आई मीन जीरो होता है फॉर बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, ये पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। फिर सर डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में क्या होता है? देखो बेटा डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन में क्या होता है, व्हेन आई बिकम जीरो बिफोर t इक्वल टू टी, तब इसे हम क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। अब बेटा आरएलई लोड में, आरएलई लोड में व्हेन I इज जीरो, तो V नॉट कितना आ जाएगा, E, क्योंकि यहां पे ना रेजिस्टेंस और इंडक्टर की वोल्टेजेस जीरो हो जाएंगे। तो देखो यहां पे होगा क्या बच्चों, बहुत सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है भाई, हमें भी बताओ। फंडा बस देखो इतना सा है ना कि ये dt वाली लाइन हो गई, इससे कुछ दूर पे t वाली लाइन हो गई, फिर से t प्लस dt। फंडा देखो कुछ ऐसा है, करंट पहले चढ़ा फिर उतरा,
फिर कुछ देर के लिए 0 रहा, जो नेगेटिव वाला रीजन था ना वो कट कर दिया आपका किसने, डायोड ने, अलाउ नहीं किया। तो जिस टाइम पे 0 जाता है ना आप उसे वहां पे एक्सटिंक्शन एंगल कहते थे, बीटा, यहां बीटा इंटू टी कह दो। बीटा क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया आपके पास I वर्सेस टी। अब V नॉट कैसा आएगा बेटा, जब इंडक्टर चार्ज हो रहा है ना तब आपके पास आएगी बच्चे सप्लाई वोल्टेज, कितनी आएगी, सप्लाई। जब आपका इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है यानी फ्री व्हीलिंग डायोड जब ऑन है तब आपको मिलेगा 0 वोल्ट, क्या मिलेगा, 0, ठीक है। और फिर जब आपका इंडक्टर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, जब करंट आपका 0 हो जाएगा तब आएगा E, ठीक है। फिर से फिर Vs इस टाइप से, ये आपका आउटपुट आएगा, ये Vs 0 E। अब अगर मैं आपसे कहूं बेटा मुझे एवरेज बता दो तो आप बहुत इजीली एवरेज बता सकते हो, क्योंकि एवरेज क्या होती है, बस एरिया बाय टाइम पीरियड ही तो होती है। एरिया है Vs इंटू डी टी बाय टी, dVs प्लस E 1 माइनस बीटा। और V नॉट RMS क्या होता है भाई, यहां पे होता है देखो Vs स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा ना, बस फर्क इतना आ जाएगा बेटा, वोल्टेज का जो है ना स्क्वायर आएगा, क्योंकि वोल्टेज का इंटीग्रेशन नहीं करना, तब आपको इंटीग्रेशन करना है स्क्वायर का। ये समझ आया। RLE लोड को बेटा वहीं से रिलेट करो ना, रेक्टिफायर में भी तो आपने ये बोला था कि सर जब करंट 0 हो जाएगा तब V नॉट E के बराबर आएगा। तो ये आपका करंट का ग्राफ है और ये V नॉट का। बट इसमें बेटा याद करके क्या जाओगे, याद एक तो ये फॉर्मूला रहना चाहिए I max I min, याद ये बात रहनी चाहिए बाउंड्री इज I min इक्वल टू 0, और डिसकंटीन्यूअस तो थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको रटोगे नहीं तो भी चलेगा, इसको रटने की जरूरत नहीं, ठीक। तो फिर बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जो भी बच्चे प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं बेटा मेरा 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है पावर सिस्टम, तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ, आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल एज क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्सेज भी आने वाले हैं बहुत ही जल्द। हर संडे मैं आपका टेस्ट लेता हूं बेटा, डाउट सॉल्विंग के लिए भी फीचर आ गया है ऐप पे, जहां अपना डाउट पोस्ट करोगे उसका वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। और आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हो, जहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा आपका ना स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करती है। बस आपको क्या करना है, कोड लगा देना है अंकित ESE, इमीडिएट मिलेगा 10% डिस्काउंट, और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में। और बेटा लेटेस्ट सब्जेक्ट अभी स्टार्ट किया है विशाल सर ने, EMT डेली इवनिंग पढ़ा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, विशाल सर के साथ EMT कवर करो और मचा दो एग्जाम में। और मेरा बेटा अभी मशीन चल रहा है 7 AM से 9 AM, सिंक्रोनस हम लोग कर रहे हैं, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे हैं, आज तक का बेस्ट मशीन कोर्स है ये। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 8 सितंबर से 7 AM से ही आपका पावर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए बेटा, अगले संडे को यानी कि 22 अगस्त को होने वाला है कॉम्बैट, तो कॉम्बैट में एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, फिर आप कॉम्बैट में मचा सकते हो, और मचा दिया तो 100% स्कॉलरशिप भी पा सकते हो, ठीक है। वेरी वेल डन धनंजय। और बेटा अगले सैटरडे होगा बार का मॉक टेस्ट, और उसके अगले सैटरडे होगा फुल मॉक टेस्ट, जिसके अंदर 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने। तो बेटा आपकी बार की तैयारी भी हमारी जिम्मेदारी। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, मैं रिकमेंड करूंगा बेटा 2 ईयर आइकॉनिक के लिए जाओ, ताकि यहां आपको ना पर्सनल कोच मिले, और वो पर्सनल कोच आपकी तैयारी को ना एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जाए। वहां पे आपको कोड लगाना है अंकित ESE, और ये पर्सनल कोच ये मेक श्योर करेगा कि आपकी कंसिस्टेंसी कभी लूज ना हो, ठीक है। बेटा शशांक मेरे ख्याल से इसी वीक में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है।
एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, और 3-4 दिन में शायद फ्राइडे स्टार्ट हो रहा है। और अगर फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा 2 ईयर आइकॉनिक, तो 2 ईयर प्लस पे आओ, 2 ईयर के लिए जाओ ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओ। और यहाँ पे अगर आपने कोड लगाया ना अंकित ESE, तो डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस में भी आओगे। ये अमाउंट आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट में पे कर दो या फिर आप इसको एजुकेशन लोन पे कर सकते हो। दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी। और अगर हमारी वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी लगती है विच इज ऑफेंडिंग सम पर्सन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन या किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किया हो, तो वी अपोलोजाइज, प्लीज रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। आपको रिवॉर्ड किया जाएगा इफ इट इज ट्रू। सो थैंक यू एवरीवन। अब कल मिलेंगे बेटा सेम टाइम सेम प्लेस। और आज आपके लिए ना एक शॉर्ट वीडियो आने वाली है दैट इज अबाउट कि जीपीएस सिस्टम कैसे काम करता है, तो उसे देखना जरूर। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय इट। रात को आएगी, सो एंजॉय, कीप लर्निंग, लेट्स क्रैक इट।